जीएस में अक्षांश पढ़ना है। लैटीट्यूड, इसको आप हिंदी में अक्षांश कहते हैं, अक्षांश। या इसको पैरेलल लाइन भी कहते हैं, समांतर रेखा। पैरेलल लाइन, या इसको एक और नाम देते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, या इसे आप एंगल भी कह सकते हैं, कोण। एंगल यानी कोण। तो पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले कोण को अक्षांश कहते हैं। अगर आपको डियर अक्षांश की डेफिनेशन अगर एक लाइन में लिखना हो तो जानिएगा, कोई भी अक्षांश वह पृथ्वी पर कोई न कोई कोण बनाएगा। ध्यान से समझिएगा मित्रों, ये आपका पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है उसे आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या उसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब आप ये जो जानते हैं आप इसके बारे में, यह 0 डिग्री। अब इसके बाद अगर कोई भी मान लीजिए एक अक्षांश है जो 1 डिग्री का है, अगर कोई 2 डिग्री है, कोई 3 डिग्री है, तो ये अक्षांश रेखा अगर देखा जाए तो अब पृथ्वी के केंद्र पर कोई न कोई कोण बनाएगी। क्या करेंगे डियर? पृथ्वी के केंद्र पर कोई न कोई कोण का क्रिएशन करती। अब 1 डिग्री है तो केंद्र पर एंगल बनाएगी। अब पृथ्वी के केंद्र पर एंगल का मेजरमेंट करना बहुत टफ होता है, लेकिन एक बात समझिएगा डियर, यह अगर कोई भी अक्षांश रेखा 1 डिग्री अक्षांश रेखा वह सेंटर पर अगर वह 1 डिग्री का एंगल बना रही, इतने में जो ये दूरी होती है ना, पृथ्वी की सतह पर जो दूरी ट्रेवल होती है, यह 111 किलोमीटर के बराबर होती है। तो यह डाटा आप मेंटेन कर लीजिएगा कि कोई भी अक्षांश रेखा अगर 1 डिग्री का है तो अब पृथ्वी के केंद्र पर तो आपका अगर 1 डिग्री का कोण बनाई है, तो यानी वह सतह पर कितनी दूरी के बराबर होगी? तो 1 डिग्री जो है 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगर 2 डिग्री है तो 222 किलोमीटर, 3 डिग्री है तो 333 किमी, 333 किमी, 4 डिग्री है 444, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले कोण को अक्षांश रेखा कहते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन डियर? यदि किसी को कोई प्रकार का कंफ्यूजन हो आप बताइएगा। और डियर आगे आप देखिएगा, अब आपको ये बताना है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी। तो याद रखिएगा, देखिए हाँ, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। और डियर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अब देखिए, ये आपका इससे ऊपर एक कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है वह आपका 90 ऊपर होती है और 90 ही आपका अक्षांश रेखाएं नीचे होती है। कितना होता है डियर? 90 ऊपर है और 90 नीचे भी होता है। 90 ऊपर 90 नीचे, 90 ऊपर 90 नीचे। क्या हुआ डियर? ये आपका डियर आपसे पूछता है
कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो 90 हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में और 90 आपका दक्षिणी गोलार्ध में। एक वो अक्षांश रेखा जो है वह 0 डिग्री वाली होती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड शुड बी 181, यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड शुड बी 181। एक प्रश्न यहां पर और बनता है, वो प्रश्न क्या बनता है? सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? बताइएगा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के बारे में सबसे लंबी, आप याद रखिएगा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री है। इसके बारे में आप कह सकते हैं सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है वह आप याद रखिएगा पहला है 0 डिग्री लाइन। एक बात और, यह 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह पृथ्वी को 2 समान गोलार्धों में बांटती, इसलिए इसको आप लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसका नाम एक विषुवत रेखा भी। क्या नाम है डियर? विषुवत रेखा। और डियर इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, ये इसको 4 नामों से नामनेट किया जा सकता है। और दूरी आपको याद रहेगा, एक बात याद रखिएगा, दूरी आपका होता है अगर 1 डिग्री की वैल्यू है तो वह 111 किलोमीटर के बराबर दूरी आपका पड़ेगा। अगर यह 1 डिग्री सेंटर पर बना दिया तो ये आपका जो दूरी होगी ना, ये वाली, यह दूरी आपका 111 किलोमीटर के बराबर। और एक दूसरी बात और याद रखिएगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र, वह हमेशा याद रखिएगा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को आप कहते हैं डियर जोन। क्या कहते हैं? जोन, या भूगोल की भाषा में कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? कटिबंध। 2 रेखाओं के बीच, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो एरिया होती है दैट विल बी नोन एज जोन या कटिबंध। जोन या कटिबंध, कोई समस्या नहीं। अब जोन कॉमनली कितने जोनों में बांटा गया है जिसको आप पढ़ भी चुके हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वह सब आपको याद होगा। ऑल्दो उसके बावजूद भी वंस अगेन आई विल रिपीट इट, ध्यान से पढ़िएगा मित्रों। ये आपका हो गया क्या डियर? 0 डिग्री। इसके बाद ये लाइन आपको पता है 23.5 अंश नॉर्थ, और ये जो लाइन है यह 23.5 अंश साउथ। इसके बाद ये जो लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो लाइन है वह 66.5 डिग्री साउथ। याद रहेगा। अगर आपसे पूछता है, इसको डियर आप लोग बताते हैं कर्क रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 अंश नॉर्थ वाली जो लाइन होती है वह कर्क रेखा होती है। इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये नीचे वाला जो 23.5 अंश साउथ है इसको मकर रेखा यानी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आपका इसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ठीक। अब डियर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको आप टोरेड जोन कहते हैं।
क्या कहते हैं डियर? टोरेट जोन। टोरेट जोन को हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंध। उष्ण माने होता है गर्म, उष्णकटिबंध, कटिबंध। तो मैंने आपको बताया ना डियर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। अब आप टोरेट जोन को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप लिखोगे कि 23.5 अंश नॉर्थ और 23.5 अंश साउथ, इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र इज नोन एज टोरेट जोन या उष्णकटिबंध। यहां पर गर्मी आपका ज्यादा पड़ती है। और डियर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं भौगोलिक। और 66.5 अंश नॉर्थ और 23.5 अंश नॉर्थ के जो बीच का क्षेत्र होता है इसको आप टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन डियर इसको हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं डियर? शीतोष्ण कटिबंध। वैसे ही नीचे भी कर लीजिएगा इसको। ये आपका 23.5 अंश साउथ, 66.5 अंश साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? और डियर ये वाला जो एरिया है ना डियर, ये वाला एरिया इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। यानी फ्रिजिड जोन का मतलब इसको हिंदी में कहेंगे शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। अब ध्यान से समझने की बात देखिए डियर, शीत कटिबंध यहां पर केवल ठंडक पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध ठंडी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। इसमें आपका ज्यादातर गर्मी ही पड़ती है, मोस्टली आपका गर्मी ही गर्मी पड़ती है। इस वाले पर वही बात है जो नीचे है, यहां पर भी वही है सेम एज कि यहां केवल ठंडक। और फ्रिजिड जोन को भी दो भागों में बांट लेते हैं, टुंड्रा और टैगा। टुंड्रा टैगा, टुंड्रा टैगा, टुंड्रा टैगा, टैगा टुंड्रा, टैगा टुंड्रा। कोई कंफ्यूजन नहीं? सबसे अधिक ठंडक टुंड्रा में है या टैगा? टुंड्रा प्रदेश में सबसे अधिक ठंडक पड़ती है। आगे बढ़े डियर, कुछ मिटाना चाहते हैं? देखिए आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ते चलिए। आप जरा ध्यान से देखिएगा डियर, आप देखिए ऊपर वाले पर अगर आपका बर्फ है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती। बर्फ नहीं है तो डियर प्रायः उसी क्षेत्र की गाड़ियां दोनों पर चला सकते हैं, मगर वैसी सिचुएशन बने तो एक बात समझिएगा डियर, ये थोड़ा सा बड़ा मैप, बड़ा गोला बनाते हैं पृथ्वी का। और ये है आपका 0 डिग्री, जिसको आप विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। यह है डियर 23.5 अंश, ये आपका नॉर्थ है, 23.5 अंश नॉर्थ है। ये आपका 23.5 डिग्री साउथ। यह जो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 66.5 डिग्री साउथ, यह 66.5 डिग्री ये आपका नॉर्थ। शाबाश डियर। यहाँ के बच्चे तो बच्चे, बच्चियां भी यहाँ आपका बहुत जानकारी रखती, समझिए आप। बहुत जगह की स्कूल कॉलेज 70% के टीचर जो पिछड़ गए हैं, इनके जानकारी की आ गई है डियर। एक कंटेंट और मैं बताता हूं डियर, एक बात को ध्यान में रखिएगा। भारत का मैप हम यहाँ बना देते हैं, तो भारत का मैप आप लोगों को पता है, ये आपका डियर ये भारत का जो पोजीशन है
वह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है 8 राज्यों से। इसका ट्रिक आप सभी लोगों को याद है, मित्र पर गमछा धार। तो डियर क्रम आपको याद रहेगा, मगर वह क्रम से नहीं है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो डियर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बताना ये है कि जो सन है सूर्य, वह इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच पूरे साल आपका रोटेट करता है। यानी सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ती हैं तो जिन 3 रेखाओं पर पड़ती हैं वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आपका इक्वेटर लाइन, इन्हीं तीनों पर पड़ती। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी चमकती हैं, इधर भी तिरछी चमकती हैं। लेकिन डियर अगर सूर्य की किरण आपका, अगर सूर्य मकर रेखा पर सीधे पड़ रहा है, इसका मतलब भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। और मकर रेखा पर सूर्य कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा के ऊपर होता है। और ये आपका विषुवत रेखा पर कब होता है? 22 मार्च। ये 22 मार्च को जो है सन वह सीधे आपका विषुवत रेखा के ऊपर होता है। अब विषुवत रेखा के ऊपर होगा तो भारत में न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी। लेकिन अगर आपका 22 दिसंबर की बात है तो यूं समझिए आपका सूर्य इसके ठीक ऊपर होता है, मकर रेखा के ठीक ऊपर। तो मकर रेखा के ठीक ऊपर होगा तो भारत में क्या पड़ती है? ठंडी। यही वह कारण है, एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, टेट में, कि क्रिसमस दिवस किन देशों में आपका गर्मी के मौसम में मनाया जाता है? तो वहां पर एक ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया। और ऑल ऑफ यू नो दैट ऑस्ट्रेलिया से एक लाइन जो गुजरती है अक्षांश रेखा, वह मकर रेखा। इसीलिए डियर जब आपका भारत में ठंडी, उस समय ऑस्ट्रेलिया में आपका भयंकर गर्मी पड़ती। आपके यहाँ डियर भयंकर गर्मी कब पड़ती है? 21 जून। ये आपका भारत में, यानी यूं समझिए कि सूर्य की किरण या सूर्य भारत पर यानी कर्क रेखा के ऊपर ठीक कब होता है? 21 जून। तो यहाँ भारत में कड़ाके की आपका गर्मी पड़ती, एकदम आपका कड़कड़ा की गर्मी जो पड़ती है, पूरा सारा एरिया आपका सूख जाता है, पूरा मैदान, सारे फसलें, सब कुछ आपका सूख जाते हैं। तो ये आपका डियर तीनों डेट याद रखिएगा। एक साल में होता है 12 महीने, 12 मंथ होता है। और 3 रेखाएं, कितनी रेखाएं हैं? 3। आप 3 से अगर भाग देते हैं तो 4, यानी 4 महीने तक। आप देखिए यहां दिसंबर में है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पहुंच गए हम। मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, जून, हाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून पर यहां पहुंच जाएगा। जून के बाद फिर सितंबर में देखिए 22 मार्च और एक डेट और याद रखिएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर। और ये आप लोगों को पता है, एक क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सबको जानकारी होगा, 16 सितंबर यह विश्व ओजोन दिवस के रूप में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है 16 सितंबर। और डियर ये आपका प्रस्ताव या प्रपोजल कब पास हुआ था? 1987 में। किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस देश से है?
कनाडा से। बहुत बढ़िया डियर, शाबाश। एगो बात और समझिए, ये ऊपर वाला जो है ना, ये आपका ऊपर वाला, यू नो दैट ये आर्कटिक महासागर के पास है, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त आपका। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त आपका, इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो नीचे वाले को अंटार्कटिक वृत्त और ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त। तो डियर उम्मीद करता हूं इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। एक बात और समझिए, देखिए, जब डियर 22 दिसंबर को याद रखिएगा, 22 दिसंबर को भारत में डियर सबसे छोटा दिन होता है और रात सबसे बड़ी होती है। लेकिन आप लोगों के मन में होगा कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन के रूप में कब मनाते हैं डियर? बड़ा दिन कब होता है? 25 दिसंबर को ना डियर। तो आप एक बात समझिएगा, 25 दिसंबर को याद रखिएगा, 25 दिसंबर को भारत में बड़ा दिन मनाया जाता है। तो बड़ा दिन मनाने का ये मतलब नहीं है डियर कि भारत में दिन 25 दिसंबर को बड़ा होगा, नहीं। ये आपका देखिए, दिन आपका छोटा होता है मगर वो 25 दिसंबर से दिन आपका बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो बड़ा होना शुरू हो जाता है, न कि दिसंबर में भारत में दिन बड़ा नहीं होता है। बस ये जानिएगा कि 25 दिसंबर 22 दिसंबर को भारत में सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद 23, 24, 25 से दिन का बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, यही वह कारण है कि भारत में 25 दिसंबर को बड़ा दिन के रूप में एक त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। हम सभी भारतवासी सेलिब्रेट करते हैं। और डियर, दुनिया का एक त्योहार ऐसा है क्रिसमस दिवस, जो आपका फिक्स डेट होता है उसका सेलिब्रेशन का, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस दिवस मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर। आगे डियर बढ़ा जाए। अब डियर आप लोग ये बताइए हमें, डियर अगर बीचों बीच है तो आप यूं समझिएगा, विषुवत रेखा के ऊपर सूर्य कब होता है? या तो 22 मार्च को या तो 23 सितंबर। और ये जो 23.5 अंश पर नॉमिनेशन क्यों किया गया है? कर्क रेखा और मकर रेखा, इसको हम एक दूसरा फिगर से बताते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं डियर। अब देखिए, इसको मिटाते हैं डियर। ये दिया है डियर 20 मिनट शेष है, तो इसको कर ही दें डियर। देखिए, ये आपका पृथ्वी, क्या है डियर? पृथ्वी। आप जरा सोचिए, अंगर ये क्या है? तल है। देखो आपका तल। ये क्या है? अक्ष। क्या बोलते हैं उसको? अक्ष। अब पृथ्वी अक्ष से कितना डिग्री पर झुकी है? 23.5 अंश झुकी है अक्ष के साथ। पृथ्वी अक्ष से 23.5 अंश झुकी। लेकिन अगर पूछ देगा पृथ्वी तल से कितना डिग्री झुकी है, तो 66.5 डिग्री, 66.5 अंश। आप दोनों को आप जोड़ दीजिएगा ना, तो आपका कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी है, तो 23.5 अंश, 23.5 अंश। लेकिन अगर पूछा जाए पृथ्वी अपने तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो तल से पूछेगा, सरफेस से, तो आप बताइएगा 66.5 डिग्री। और अक्ष से पूछता है तो आप बताइएगा 23.5 डिग्री। याद रहेगा डियर? एक लाइन आप लिखिएगा डियर,
अब ये भी जान गए आपका कि भारत में, जानते भी हैं पहले से, भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को, सबसे छोटी रात 21 जून को। और दुनिया का वह देश कौन सा है जहां पर मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे। इसीलिए नॉर्वे को मिडनाइट कंट्री यानी मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। किसको? नॉर्वे को, जहां पर अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा होती है। और नॉर्वे की जिस शहर से शांति के नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष वहीं से बढ़ता है, ओस्लो से, लेकिन नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इन 6 एरियाज नोबेल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक तो ये हो गया शांति का, बच गया 5 एरिया, फिजिक्स का, भौतिकी का, रसायन का, मेडिकल साइंस चिकित्सा का, इकोनॉमिक्स का और साहित्य का। ये 5 क्षेत्रों का पुरस्कार वह बढ़ता है किस शहर से? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ नीतू, डियर, स्वीडन। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्वीडन जो देश है वह क्या स्कैंडिनेवियाई देश में आता है? ये आता है। और हमें बताइएगा आशुतोष, स्वीडन जो देश है, मैं पढ़ा दिया हूं, दिमाग में आपका नक्शा बन ही गया होगा। कोई दूसरा नक्शा नहीं बन रहा है, दूसरा नक्शा मत बनाइएगा, मैपॉक बनाइएगा। तो डियर अब बता दीजिए, स्वीडन जो देश है, स्वीडन, वह किन 2 देशों के बीच में? एकदम आसान सवाल। नॉर्वे और फिनलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। और नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के नीचे एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है, मैप बनाइएगा, दूसरे का नहीं, मैप का मैप बनाइएगा, वर्ल्ड मैप। अब डियर इन तीनों देशों के नीचे एक ऐसा देश मिलेगा आपको जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड पर कब्जा किया है, तो वह आपका है देश डेनमार्क। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? रविकेश, ग्रीनलैंड है। रविकेश कारण डेनमार्क, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है। अरे भाई ब्रिटेन, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कहा हूँ कि यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड, बोला हूँ यूरोप, मैं तो बोल रहा हूँ दुनिया दुनिया चिल्ला रहा हूँ। बाबू कहाँ हो तुम? किस दुनिया में हो? इसी दुनिया में रहो डियर। तो याद रखिएगा डियर, याद रखिएगा आप डियर, इसी दुनिया में रहिए आपका, और खूब मेहनत से पढ़िए। तो डियर सबसे बड़ा आइलैंड जो ग्रीनलैंड है, याद है ना किसका है? डेनमार्क का। उस पर आपका पूरा गवर्निंग शासन चलता है डेनमार्क। इसीलिए जो ग्रीनलैंड है वह भौगोलिक रूप से पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। मैप बनाइए दिमाग में, हमेशा रखिए वो आपका। लेकिन भौगोलिक रूप से दैट विल बी पार्ट ऑफ यूरोप। यानी ग्रीनलैंड जो है पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से किसके अंदर आता है? यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर आता है। किस महाद्वीप के अंदर आता है राजनीतिक रूप से? तो यूरोप के अंदर। और आपको पता होगा दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, वो आपका कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। और डेविस जल संधि में एक जलधारा बहते हुए आती, वह धारा है लिब्राडोर। कौन सी? लिब्राडोर। और नीचे से अमेरिका के तट पर आती है गल्फ स्ट्रीम। दोनों जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? ग्रांट बैंक। ग्रांट बैंक बताया था ना मैं डियर आपका,
वह मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल एरिया है। और डियर वह सागर कौन सा है जिसका कोई तट ही ना हो? हाँ, सार्गेसो। सार्गेसो किसमें है लक्ष्मी बताइए? अटलांटिक महासागर में। सार्गेसो दुनिया का वह सागर है जिसका कोई तट ही नहीं। क्या है? तट ही नहीं है। डियर आगे बढ़े। अब डियर भाई देखिए, भूल जाते हैं हम लोग आपका जीएस के पढ़ाने में रीजनिंग पढ़ाना है डियर। ओके, थैंक्स, जय हिंद।